हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जापानीज मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए अनाउंस की गई है। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स होंगे, लेकिन मास्टर और पीएचडी के रेलेवेंट तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स का कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना लाजमी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या होंगे और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो बगैर कोई टाइम जाए किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो पाकिस्तान के नेशनल्स हो या किसी भी ऐसी कंट्री के नेशनल हो जिनके जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1997 के बाद हो, और आप अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हो जिसमें आपके 85% से ज्यादा मार्क्स आए हों। अगर आपके 85% से कम मार्क्स हुए तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर अभी आप अपनी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 12th क्लास अगस्त 2021 तक कंप्लीट हो जाए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिए। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मार्कशीट फॉर्म। मार्कशीट फॉर्म में बेसिकली आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के या ओ लेवल और ए लेवल के नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपके सामने एक मार्कशीट फॉर्म आ चुका है। इसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपने जस्ट अपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के नंबर को और मैट्रिक या ओ लेवल्स के नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, उसे आपने फिल करना है। वो भी हम बताएंगे आपको कि उसे आपने कैसे फिल करना है। थर्ड डॉक्यूमेंट है एकेडमिक डिटेल मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। मतलब आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड को सबमिट करवाना होता है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको टेम्पलेट गिवन लिखा नजर आ रहा है उनका मतलब ये है कि इनके टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वन ओरिजिनल वन कॉपी लिखा नजर आ रहा है उसका मतलब ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स आपने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक उसकी कॉपी सेंड करनी है। और जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लिखा नजर आ रहा है वन कॉपी विद ओरिजिनल अटेस्टेशन एंड वन कॉपी, इसका मतलब ये है कि आपने उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी करवानी है, उस कॉपी को आपने अटेस्ट करवाना है, फिर उस अटेस्टेड कॉपी की आपने एक मजीद कॉपी करवानी है। इस तरह आपने इन दो कॉपीज को सेंड करना होता है। आपने ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं किए जाएंगे। तो अगर तो आप अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं तो आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड सबमिट करवाना है। लेकिन अगर अभी आप अपनी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस केस में आपने अपने मैट्रिक और 11th क्लास का रिजल्ट कार्ड सबमिट करवाना है। फोर्थ डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट। मतलब आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। इसके आगे भी आपको लिखा नजर आ रहा है वन कॉपी विद ओरिजिनल अटेस्टेशन एंड वन कॉपी। मतलब आपने अपने सर्टिफिकेट की कॉपी करवानी है, उस कॉपी की आपने अटेस्टेशन करवानी है, उस अटेस्टेड कॉपी की आपने एक मजीद कॉपी करवानी है। अटेस्टेशन आप गजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी 17 स्केल के ऑफिसर से आप अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अगर आप अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं तो आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। लेकिन अगर अभी आप अपनी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं जो अगस्त 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी, तो इस केस में आपने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इसके साथ होप सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। होप सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा जिसमें मोस्टली यही मेंशन होता है कि आपकी 12th क्लास इस डेट तक कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया है तो उस केस में आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और साथ साथ यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट भी सबमिट करवाना है। फिफ्थ है रिकमेंडेशन लेटर। इसका भी टेम्पलेट दिया गया है। ये रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर या प्रिंसिपल से फिल करवा के साइन करवाने हैं और आपने एक ओरिजिनल और एक इसकी कॉपी करवा के सेंड करना होता है। उसके बाद है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट आप किसी भी फिजिशियन से साइन करवा सकते हैं। इसका भी टेम्पलेट गिवन है, आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये तमाम टेम्पलेट्स। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुके हैं तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट मिलेगा
जिसमें यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन होगी, यूनिवर्सिटी की स्टैंप होगी। तो उस सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट को एक आपने ओरिजिनल और एक उसकी कॉपी करवा के सेंड करना है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद फाइनल है होप सर्टिफिकेट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनकी 12th क्लास अगस्त 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी। ये सिर्फ उन्होंने सबमिट करवाना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में हुआ तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको फौरन उसका आंसर करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स में अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स मोर देन 46 फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं और इन फील्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज और सेकंड है नेचुरल साइंसेज। तो ये आपके सामने तमाम फील्ड्स जो हो रही हैं। सोशल साइंसेज में दो कैटेगरीज हैं, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज ए और सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज बी, और उसके सामने ये आपको तमाम मेजर्स नजर आ रहे हैं। आपने जो भी फील्ड सेलेक्ट करनी है उसका आपने कोर्स मतलब वो ए है या बी है और उसका आपने मेजर्स की नंबरिंग लाजमी याद रखनी है, क्योंकि जिस टाइम आप प्रेफरेंस सेट करेंगे तो उसमें आपसे ये सब पूछा जाएगा। आप टोटल 3 प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिएगा, अगर आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज से चूज की तो फिर आप अपनी सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस भी सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज से ही चूज करेंगे। आप अपनी सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस नेचुरल साइंसेज से चूज नहीं कर सकते। और अगर आपने नेचुरल साइंसेज ए से अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चूज की तो इस केस में आपने अपनी तमाम प्रेफरेंसेस नेचुरल साइंसेज ए से ही चूज करनी है। आप अपनी सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस नेचुरल साइंस बी या सी से चूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नेचुरल साइंसेज सी से चूज की तो इस केस में आप अपनी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस नेचुरल साइंसेज बी से चूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जानना लाजमी था। तो ये तमाम फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में से आपने जो भी फील्ड सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को सक्सेसफुली सिक्योर कर लेंगे उनकी तमाम एजुकेशन फीस मैक्स की तरफ से पे की जाएगी और उन स्टूडेंट्स को पर मंथ 1,17,000 येन स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये तकरीबन मोर देन 1000 यूएस डॉलर्स बनते हैं। और इसके अलावा जब आप होम कंट्री से जापान के लिए मूव करेंगे तो आपको इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा और अपनी स्टडी की कंप्लीशन के बाद जब आप जापान से अपनी होम कंट्री वापस आना चाहेंगे तो फिर भी आपको एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स थे। इसके अलावा आपने अकोमोडेशन की एक्सपेंसेस अपने स्टाइपेंड में से कवर करने हैं, उसके लिए आपको अलग से कोई भी अमाउंट नहीं दी जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जापानीज एम्बेसी इस्लामाबाद गूगल पे टाइप करना है। यहाँ आप सिंपली ये टाइप कर सकते हैं एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। तो आपने टाइप किया तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा डिस्प्ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान की वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं स्कॉलरशिप का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप उस लिंक को यूज करके स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप बॉटम तक स्क्रॉल करेंगे तो इवेंट्स एंड इन्विटेशन प्रोग्राम्स के सेक्शन में आपको मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2022 के नाम से एक ऑप्शन नजर आएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर आप एप्लीकेशन गाइडलाइंस खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और तमाम टेम्पलेट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम टेम्पलेट्स यहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे उनका पहले टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनका इंटरव्यू होगा। तो पास टेस्ट पेपर्स के सैंपल्स दिए गए हैं, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तमाम के तमाम। तो अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप बाय हैंड भी फिल कर सकते हैं और टाइपिंग के जरिए भी फिल कर सकते हैं। रेकमेंडेड ये है कि आप टाइपिंग के जरिए से फिल करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चाहे टाइप करें या बाय हैंड फिल करें, आपने तमाम इंफॉर्मेशन ब्लॉक लेटर्स में फिल करनी है। नंबर्स आपने अरेबिक नंबर्स यूज करने हैं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब वेरी फर्स्ट है आपने अपना सरनेम लिखना है। बेसिकली लेट्स सपोज अगर आपका नाम अली हमजा है तो आपका सरनेम है हमजा और गिवन नेम आपका इस केस में होगा अली। मिडिल नेम अगर आपका है तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिएगा। जेंडर में आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपने बताना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी आपका स्टेटस हुआ वो लिख दीजिएगा। नेशनैलिटी में आपने बताना है कि आप किस मुल्क के नेशनल हैं। जापानीज नेशनैलिटी में आपने बताना है कि आपके पास जापानीज नेशनैलिटी है या नहीं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपकी CNIC पे लिखी होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1997 के बाद हुई तभी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, अदरवाइज
आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपने बताना है कि 1 अप्रैल 2022 तक आपकी एज क्या होगी, जितनी भी एज होगी आपने काउंट करके लिख देनी है। करंट एड्रेस में आपने अपना करंट एड्रेस टाइप करना है जो भी आपका होगा। कंट्री में आपने बताना है कि किस कंट्री में आपका एड्रेस है। अगर आप इस वक्त जापान में रह रहे हैं तो इस सेक्शन में आपने अपना रेजिडेंस स्टेटस बताना है, मतलब आपके पास परमानेंट रेजिडेंट है या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है, जो भी स्टेटस हुआ आपने यहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर आप जापान में नहीं रह रहे तो इस ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आपने बताना है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं तो जापान मूव करने के वक्त आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो अगर तो वो एड्रेस आपका सेम वही एड्रेस हुआ जो इस वक्त आपका एड्रेस है तो आपने सेम एज अबव के ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर चेंज हुआ तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपने उस एड्रेस की डिटेल बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका एड्रेस डिपार्चर के वक्त होम कंट्री से बाहर हुआ तो उस केस में आपको एयर ट्रैवल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो क्या ये बात आपको समझ लग चुकी है? तो आपने यहाँ पे से यस कर देना है। उसके बाद आपने थर्ड नंबर सेक्शन में बताना है कि आप अपने वीजा के लिए जिस डिप्लोमेटिक ऑफिस में अप्लाई करेंगे उसका नाम बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। और अगर आप कराची कॉन्सुलेट में अप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ पे इस सेक्शन में लिखना है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान इन कराची। तो जो भी आपका केस हुआ वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपने अपना फोन नंबर बताना है, ईमेल बताना है। ईमेल आपने एक्टिव ईमेल एड्रेस रखना है क्योंकि उसी ईमेल के थ्रू आपको आपके टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिर आपने प्रेजेंट स्टेटस बताना है कि आप इस वक्त स्टूडेंट हैं तो फिर आपने अपने स्कूल का नाम भी बताना है। अगर आप इस वक्त कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी कंपनी का नाम बताना है। अगर ये दोनों स्टेटस आपके नहीं है तो आपने अदर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपने अपने हाई स्कूल में या अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है अपनी 12th क्लास के बाद तो आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड कौन सी है। अगर तो आपने हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया या अभी आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर अगर आपकी फील्ड एफएससी प्री इंजीनियरिंग हुई तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्री इंजीनियरिंग। अगर प्री मेडिकल हुई तो प्री मेडिकल लिख दीजिएगा। आईकॉम कर रहे हुए तो आईकॉम लिख दीजिएगा। जो भी आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड हुई वो आपने लिख देनी है। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है तो जो फील्ड आप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट कर चुके हैं उस फील्ड का आपने नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केमिस्ट्री चूज किया है तो आपने केमिस्ट्री लिख देना है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपने अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री इन्हें प्रोवाइड करनी है। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में आपने अपनी 5 क्लास एजुकेशन तक हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है। लेट्स सपोज अगर आपने अपनी 5 क्लास तक एजुकेशन मुख्तलिफ स्कूल से ऑब्टेन की है तो उस केस में आपने स्कूल नेम में उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आपने ज्यादा क्लासेस की होंगी। स्कूल के नाम के बाद आपने बताना है कि आपका स्कूल किस सूबे में था, किस सिटी में था। फिर आपने बताना है कि आपने अपनी 5 क्लास तक एजुकेशन कब से लेके कब तक कंप्लीट की। ईयर लिखना है, मंथ लिखना है। यहाँ पे आपने एक रफ एस्टिमेट बताना है, एग्जैक्ट डेट्स रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद आपने बताना है कि पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड, मतलब कितने सालों में आपने 5 क्लास की एजुकेशन कंप्लीट की। और रिमार्क्स में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है स्कॉलरशिप के रिलेटेड तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल। इसमें आपने अपनी 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक की एजुकेशन की हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है। इसके लिए भी सेम रूल है। अगर आपने 6 से लेके 10 क्लास तक की एजुकेशन मुख्तलिफ स्कूल से हासिल की है तो आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिसमें आपने ज्यादा क्लासेस पढ़ी हैं। उसके बाद सूबे का नाम बताएंगे, सिटी का नाम बताएंगे और फिर बताएंगे कब से लेके कब तक आपने वो एजुकेशन कंप्लीट की। और उसके बाद है अपर सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर हाई स्कूल। तो इसमें आपने अपने इंटरमीडिएट की या ए लेवल की एजुकेशन की हिस्ट्री ऐड करनी है। स्कूल नाम बताएंगे, स्टेट बताएंगे, सिटी बताएंगे, फिर बताएंगे कि कब से लेके कब तक आपने कंप्लीट की। मोस्टली ये हमारी 2 इयर्स की होती है। और फाइनली है टर्शरी और हायर एजुकेशन। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी 12th क्लास की एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। तो आपने बताना है कि आप यूनिवर्सिटी का क्या नाम है और डेट्स में आपने बताना है कि कब आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी और कब तक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड डेट लिखनी है और यहाँ पे आपने अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो अगर रिमार्क्स लिखने में आपको ये स्पेस कम लग रही है तो आप रिमार्क्स अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फाइनली आपने यहाँ पे बताना है कि 1 अप्रैल 2022 तक आप कितने सालों की स्कूलिंग अटेंड कर चुके होंगे। और उसके बाद आपने बताना है 11 नंबर सेक्शन में कि आपको माजी में जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप अवार्ड की गई थी, आपने सिक्योर की थी। अगर की थी तो यस कर दीजिएगा,
और फिर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर नहीं की तो नो के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस वक्त किसी भी दूसरी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया या आने वाला है, और वो स्कॉलरशिप 2022 में स्टार्ट होगी। अगर तो आपने अप्लाई किया है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस स्कॉलरशिप के साथ साथ आप किसी भी दूसरी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। और 13 नंबर सेक्शन में आपसे अगेन यही पूछा जा रहा है कि आप कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव कर रहे हैं या फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर तो आप कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रिसीव कर रहे हुए या फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो आपको उस स्कॉलरशिप को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपको ये बात समझ लग चुकी है या नहीं, तो आपने यस कर देना है इसे भी। फाइनली आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी भी दूसरी स्कॉलरशिप को रिसीव कर रहे हैं या आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर आप उस स्कॉलरशिप के स्पॉन्सर का नाम बताएं, स्कॉलरशिप का पीरियड बताएं, मतलब कब से लेके कब तक वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और स्कॉलरशिप की अमाउंट बताएं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है। वेरी फर्स्ट है, आपने बताना है कि आप सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं या नेचुरल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं। जो भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उसे आपने टिक करना है, और फिर आपने बताना है कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है। 3 प्रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आपने बतानी है, ह्यूमैनिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ह्यूमैनिटीज ए, ह्यूमैनिटीज बी। तो आपने बताना है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो कोर्स कौन सा है, ए है या बी है। अगर ए है तो ए आपने यहाँ पे लिख देना है, और फिर आपने बताना है कि आपने जो मेजर चूज किया है उसकी नंबरिंग क्या है। अगर 3 नंबर कोर्स चूज किया तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है। और फाइनली आपने बताना है कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम क्या है। जो भी नाम हुआ वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह आपने तमाम प्रेफरेंसेस ऐड करनी है। प्रेफरेंसेस ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपने रीजंस बतानी है कि आपने जो फील्ड और मेजर चूज किए हैं आपने उन्हीं फील्ड्स और मेजर को चूज क्यों किया है। तो आपने वो तमाम वजूहात बतानी है जिनकी वजह से आप इन फील्ड्स को चूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट चॉइस में केमिस्ट्री चूज किया है तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपने केमिस्ट्री क्यों चूज की है, आप अपना अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन केमिस्ट्री में क्यों कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपकी रीजन हुई वो यहाँ पे आपने सारी बतानी है। हर प्रेफरेंस की रीजन आपने सेपरेटली बतानी है, सेक्शन बने हुए हैं। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर करना लाजमी है, और इन क्वेश्चंस की आपकी सिलेक्शन में काफी ज्यादा वेटेज होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आप अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए जापान को क्यों चूज कर रहे हैं। तो आपकी जो भी रीजंस हुई वो तमाम आपने लिखनी है कि आप अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए किसी भी दूसरी कंट्री को क्यों चूज नहीं कर रहे, जापान को ही क्यों चूज कर रहे हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप जापान में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो अपनी एजुकेशन की कंप्लीशन के बाद किस तरह आप अपनी स्किल्स के थ्रू जापान और अपने होम कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो यहाँ पे आपने तमाम रीजंस लिखनी है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर करने के बाद जो 18 नंबर है उसमें आपने लैंग्वेज एबिलिटीज के बारे में बताना है। अगर आपके पास जापानीज लैंग्वेज एबिलिटी है तो वो आपने बतानी है, स्केल दिया गया है। अगर एक्सीलेंट है तो 3 लिख दीजिएगा, अगर गुड है 2, फेयर है 1, पुअर है तो 0। सबसे पहले आपने बताना है कि जापानीज लैंग्वेज में आपकी रीडिंग एबिलिटी क्या है। इसी तरह आपने तमाम सेक्शंस को फिल करना है, और उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं भी दिया तब भी आप अपनी लैंग्वेज एबिलिटीज के बारे में लाजमी बताइए। अगर आप रीडिंग में गुड हैं या एक्सीलेंट है तो आपने अपना रेलेवेंट नंबर लिख देना है। और इंग्लिश और जापानीज के अलावा अगर आपके पास कोई भी और लैंग्वेज एबिलिटी है तो वो आप अदर्स के सेक्शन में लिखेंगे। 19 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास जापानीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस हैं, लाइक GLPT एक इनका टेस्ट है, अगर आपने वो टेस्ट दिया हुआ है तो आपने बताना है कि उसमें आपके क्या लेवल आए थे। और अगर आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया है लाइक टॉफल और आइल्स तो फिर आपने बताना है कि आपके आइल्स में क्या बैंड्स आए थे या टॉफल में आपका IBT क्या स्कोर था। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आइल्स या टॉफल की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। 21 सेक्शन में आपने किसी भी ऐसे पर्सन का कॉन्टेक्ट देना है जिसमें इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट किया जा सके। और उसके बाद आपने 22 सेक्शन में बताना है कि आपने माजी में कभी भी जापान में विजिट किया है या कोई जापान में आपने स्टे किया है। अगर किया है तो आपने अपने स्टे के बारे में बताना है कि कब से लेके कब तक स्टे किया और उसकी क्या वजूहात थी। अगर नहीं किया तो स्किप कर दीजिएगा। और फाइनली आपने इस फॉर्म को एक दफा रिव्यू करके कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं होगी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी
पिक्चर अटैच करनी है। पिक्चर अटैच करना बिल्कुल ना भूलिएगा, पिक्चर के बगैर आपके फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा। पिक्चर्स या फोटो की डायमेंशंस आपके सामने है, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशंस होनी चाहिए और आपकी फोटो पिछले 6 महीनों के अंदर ली गई हो और फोटो की बैक साइड पे आपने अपना नाम और नेशनैलिटी लाजमी लिखना है। तो ये सब करने के बाद आपने फॉर्म प्रिंट करने के बाद यहाँ पे अपना फोटो अटैच कर देना है और फिर फोटो अटैच करने के बाद आपने इस फॉर्म पे सिग्नेचर लाजमी करने हैं। सिग्नेचर के बगैर आपने अपना फॉर्म सेंड नहीं करना और जिस डेट को आपने सेंड करना है वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ये सब सेंड करना है एम्बेसी में। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिस फॉर्मेट के साथ मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उसी नंबरिंग के साथ आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। फॉर एग्जांपल पहली फर्स्ट था मार्कशीट फॉर्म, तो सबसे पहले आपने मार्कशीट फॉर्म रखना है। उसके बाद था एप्लीकेशन फॉर्म, तो मार्कशीट फॉर्म के नीचे आपने एप्लीकेशन फॉर्म रखना है। इसी तरह आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की तरतीब रखनी है, जिन डॉक्यूमेंट्स की तरतीब मैंने आपको शो करवाई थी। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म आपने एम्बेसी में सेंड करने हैं। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे सेंड करने हैं। लेकिन अगर आप कराची कॉन्सुलेट में टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे सेंड करने हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट 28 मई से पहले पहले पहुंचने चाहिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड सबमिट नहीं करवाने, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी पोस्टल सर्विस के थ्रू सेंड करना है, लाइक टीसीएस, डीएचएल या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, जिसके थ्रू भी आप सेंड करना चाहें। लेकिन टाइम जरूर याद रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स 28 मई से पहले पहुंचने चाहिए एम्बेसी में। अगर 28 मई से बाद में पहुंचे तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये वो तमाम तरीका था जिसमें बैचलर एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचलर एप्लीकेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हुआ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम फौरन उसका आंसर आपको करेंगे। अब हम बात करते हैं मास्टर और पीएचडी एप्लीकेंट्स। तो मास्टर और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि मास्टर और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए लाजमी है कि उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में 80% या इससे ज्यादा मार्क्स आए हों। अगर कम आए होंगे तो आप इसमें अप्लाई ना कीजिएगा, आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप अपनी बैचलर्स या मास्टर के फाइनल सेमेस्टर में तब भी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, होप सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी यूनिवर्सिटी से इशू होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी मास्टर या बैचलर्स की एजुकेशन इस डेट तक कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। मार्कशीट फॉर्म है जिसमें आपने अपने बैचलर्स और हाई स्कूल के नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्पलेट गिवन लिखा हुआ है उनका मतलब यह है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप तमाम टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखा हुआ है वन ओरिजिनल वन कॉपी, इसका मतलब ये है कि आपने वो डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल और एक उसकी कॉपी करवा के सेंड करना है। और जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखा हुआ है वन कॉपी विद ओरिजिनल अटेस्टेशन एंड वन कॉपी, इसका मतलब ये है कि उस डॉक्यूमेंट की आपने एक कॉपी करवानी है, उस कॉपी को आपने अटेस्ट करवाना है और फिर उस अटेस्टेड कॉपी की आपने एक मजीद कॉपी करवानी है और ये दो कॉपीज आपने एम्बेसी को सेंड करनी है। और एक बात आप समझ लीजिए कि इस लेवल पे अभी आपको एचईसी की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। एचईसी अटेस्टेशन उस वक्त रिक्वायर्ड होगी अगर आप स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सेकंड डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान आपके लिए लाजमी है मास्टर और पीएचडी दोनों एप्लीकेंट्स के लिए। रिसर्च प्लान के बगैर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्ट। यूनिवर्सिटीज में जितने भी आपके सेमेस्टर्स हो चुके हैं उन तमाम सेमेस्टर्स के ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री के बाद मास्टर में एडमिशन ले लिया है तो आपने बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ मास्टर्स के जितने भी सेमेस्टर कर चुके हैं उन तमाम के ट्रांसक्रिप्ट भी सबमिट करवाने हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री के बाद मास्टर में एडमिशन नहीं लिया तो आपने जस्ट मास्टर के ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवाने हैं। और अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने अपनी बैचलर डिग्री के तमाम ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर डिग्री के तमाम ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवाने हैं। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब आपकी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री आपने सबमिट करवानी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ बैचलर डिग्री आपने सबमिट करवानी है। लेकिन अगर आप अपनी बैचलर डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में हैं और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आपने जितने भी आपके
सेमेस्टर्स हो चुके हैं, उतने सेमेस्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट और साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी से एक होप सर्टिफिकेट इशू करवाना है, जिसमें ये मेंशन होगा कि आपकी डिग्री इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी और वो सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाना है। सिक्स्थ है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट या डीन से या वीसी से ले सकते हैं, वो आपने सबमिट करवाना है, या आप अपने प्रोफेसर से ले सकते हैं, वो आपने सबमिट करवाना है। और सेवंथ है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट का भी टेम्पलेट दिया गया है, ये आपने किसी भी फिजिशियन से साइन करवा के सबमिट करवाना है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस। अगर आपने अपने बैचलर डिग्री में थीसिस लिखा है तो आप अपना उस थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने थीसिस नहीं लिखा तो इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना लाजमी नहीं है। और नाइन्थ है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आप इस वक्त कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयर से कोई रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवाना है। लेकिन अगर आप इस वक्त जॉब नहीं कर रहे तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी स्किप कर सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जिस तरतीब के साथ आपको भी शो हो रहे हैं, इसी तरतीब के साथ फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मार्कशीट फॉर्म। तो वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका मार्कशीट फॉर्म होना चाहिए, उसके नीचे आपने एप्लीकेशन फॉर्म रखना है। तो इसी नंबरिंग के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स और उनकी तमाम रिक्वायर्ड कॉपीज को अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं तो इस एड्रेस पे सेंड कर देने हैं। और अगर आप कराची काउंसुलेट में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपने इस एड्रेस पे सेंड करने हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स 21 में 2021 से पहले कराची काउंसुलेट में या इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुंचने चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फॉर मास्टर्स के नाम से। वहां पे जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके सेंड कर देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मास्टर और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना लग रहा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको फौरन उसका आंसर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को उन लोगों तक लाजमी पहुंचाइएगा जो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको स्कॉलरशिप के मुतालिक डेली अपडेट्स मिलती रहे।